एक और बड़ी खबर, आज शाम पटना पहुंच सकते हैं पशुपति पारस। एलजेपी संसदीय दल का नेता बनने के बाद पहला पटना दौरा है। पशुपति पारस पटना में एलजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, अपने गुट के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। एलजेपी के बागी सांसद पटना पहले ही पहुंच चुके हैं। और वहीं एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। संविधान के तहत चिराग को हटाया है, यह पशुपति पारस ने कहा। 6 में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान को हटाया है। गलत फैसलों की वजह से पार्टी बर्बाद हुई। बिहार में कई फैसले चिराग ने गलत लिए। लोजपा सांसद हमारे साथ और साथ में हम कहें संसदीय जो अध्यक्ष हैं पशुपति पारस जी हमारे साथ में हैं। पारस साहब, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से विवाद है, विवाद में लेटर आता है, पारिवारिक बातें होती हैं, बड़े संवेदनात्मक तरीके से बातें चिराग पासवान ट्वीट करके कहते हैं। कितना आप मानते हैं इसको सही? सबसे बड़ी बात तो यह है कि चिराग पासवान जी ने मुझको कभी लेटर लिखा ही नहीं, कभी नहीं लिखा। और कल भी जो लेटर लिखा है वो अखबार और टीवी के माध्यम से आया, मुझको आज तक अभी तक नहीं मिला है। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे पास में कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई लेटर नहीं आया है। चिराग पासवान ने कभी ने हमसे कोई सलाह मशविरा लिया है। बात समझ रहे हैं ना? पासवान जी हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे तो वो बोल के गए थे कि पारस गठबंधन में चुनाव लड़ना, और ये लोग सफ़ेद झूठ बोलता है कि पापा बोल के गए थे कि अकेले चुनाव लड़ना। सफ़ेद 100% सफ़ेद झूठ की बात है। विवाद कब से ये झूठ के हम कहें तो पुलिंदा बनाया जा रहा था? देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई व्यक्ति है बिना मेहनत के पावर में चला जाता है तो वो गड़बड़ा जाता है, समझे ना? एक ग्राउंड पे मेहनत करना जरूरी है, कहना। हाँ, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अब हमारे संविधान में लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक पद, जो पासवान जी का बनाया हुआ संविधान है, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान है, देखिए रखा हुआ, कहीं कहीं पढ़ के सुना दूंगा। उसमें एक व्यक्ति और एक पद। चिराग पासवान जी 2013 से ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। फिर इस बार जब हम लोग जीत के आए तो बड़े भैया ने उनको अपना चेयर उनको दे दिया या ले लिया, हमको नहीं पता है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत हुए, नॉट निर्वाचित। तो ये एलजेपी का फैमिली ड्रामा है। फैमिली ड्रामे का पटाक्षेप क्या होगा अभी तक किसी को भी नहीं पता। पटना में पहुंचेंगे चाचा, लेकिन भतीजा क्या कर रहा है? भतीजे के खिलाफ हैं चाचा, अपने पराये हो गए हैं। सियासत ने आखिरकार कैसे दिन दिखाए हैं? जहां पर चिराग पासवान अब से चंद दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वही चिराग पासवान आज की तारीख में हाशिए पर हैं। चिराग को नहीं पता भविष्य का क्या होगा। आरजेडी और कांग्रेस ने भी उनकी तरफ अपना जाल फेंक दिया है। लेकिन लोक जनशक्ति यानी ये जो लोक जनशक्ति का टैग है, एलजेपी का जो टैग है, ये जरूरी क्यों है? जरूरी है ये चिराग पासवान के लिए भी और साथ ही साथ पशुपति पारस के लिए। क्यों? पासवान समुदाय का एक मुश्त वोट मिलता है इसी पार्टी को। बिहार में दलित आबादी है 17%। दलितों में पासवान वोट है करीब 5%। पासवान जो है ये दलितों का कोर वोटर है और कोर वोटर में भी ये एलजेपी का कोर वोटर है। पासवान समुदाय के बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान थे, जिनका निधन पिछले साल हुआ है। चिराग के फैसले से ये समुदाय बहुत कंफ्यूज है। कम सीटों के लिए चिराग पर जिम्मेदारी भी बड़ी है और चिराग इसी जिम्मेदारी को समझते हुए ये जानना है कि आगे के लिए भी अपने लिए अगर राह और रास्ते ठीक करने हैं, मजबूत रखने हैं, तो अकेला नहीं पड़ना है। लेकिन चिराग अकेले क्यों पड़े, अब आप ये जानें। 2020 में फैसला लिया कि एनडीए से अलग हो जाएंगे। नीतीश को खरी खोटी सुनाई, पार्टी के शीर्ष नेताओं की बातें अनसुनी कर दी। नीतीश के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि जबान भी कई बार ऐसी थी कि बहुत नीचे चली गई। नीतीश कुमार के प्रति पार्टी में कई सांसदों में सहानुभूति थी और वरिष्ठ नेताओं ने चिराग को पार्टी नेता मानने से किया इनकार। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में कलह एक के बाद एक बढ़ती चली गई। ये तो बात हो गई कि चिराग किस तरह से अकेले पड़े, लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान की ताकत क्या है, पशुपति पासवान की ताकत क्या है, इन दोनों ने क्या क्या किया है। चिराग पासवान चाचा को पार्टी से निकाला और वहीं चाचा ने भतीजे को अध्यक्ष पद से कर दिया बेदखल। अभी का ये अपडेट है। चिराग पासवान जो हैं, इन्होंने 5 सांसद जिन्होंने की बगावत उन्हें निकाल दिया। वहीं पर चाचा पशुपति पारस ने संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया। चिराग पासवान जिन्होंने चाचा को धोखा दिया, लेकिन पशुपति पासवान ने यह कहा कि नहीं, जो भी कार्रवाई की गई है ये विधिवत कार्रवाई की गई है और पार्टी के संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं। परिवार को साथ में रखना चाहा, ये बार बार कहते रहे चिराग, लेकिन पशुपति पारस ने कहा पार्टी चलाने का तरीका खराब है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में
चिराग पासवान की जो आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे रद्द कर दिया गया है। चिराग पासवान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द की, क्या चिराग पासवान भी लोकसभा स्पीकर से मिलने जाने वाले हैं, ये सब कुछ हम आपको दिन भर इस पॉलिटिकल अपडेट में दिखाएंगे। लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपके काम की खबर, सोना अब कितना सोना है। सोना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हॉलमार्किंग जरूरी है। हॉलमार्किंग हो जाने के बाद आपका सोना आपके लिए कितने का पड़ेगा, एक ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हुए इस की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बंगाल से हट सकते हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, आरिफ मोहम्मद खान हो सकते हैं बंगाल के अगले गवर्नर। अभी केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इस की बड़ी खबर है क्योंकि आज ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए आए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। और कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रिप्लेस हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आरिफ मोहम्मद खान पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, इंडिया न्यूज ने यह खबर सबसे पहले ब्रेक की है। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक की रिपोर्ट क्या है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपके काम की खबर, वो खबर जिसका सीधा असर होगा आपकी जिंदगी पर, वो खबर जिसका सीधा असर है आपकी जेब पर, वो खबर जिसका सीधा असर है आपके घर में रखे सोने पर, आपके सोने की ज्वेलरी पर, आपके सोने के सिक्के पर, गोल्ड बार पर। और वैसे भी कहते हैं ना, हिंदुस्तान में जो सोना है ये दिमाग से कहीं ज्यादा और जेब से कहीं ज्यादा हमारे दिल के करीब हुआ करता है। और इसीलिए आपके लिए ये काम की खबर है। आज से गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी हो गई है, ये सब की ब्रेकिंग न्यूज है। पहले 256 जिलों में ये सिस्टम लागू किया गया है। कीमती धातु की प्योरिटी का सर्टिफिकेट होता है हॉलमार्किंग। धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह हॉलमार्किंग जरूरी की गई है। यानी अब अगर कोई भी ज्वेलरी आप खरीदने जाते हैं तो कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के आपको ज्वेलरी नहीं दे सकता, और आप भी सर्टिफाइड ज्वेलरी ही लें। हॉलमार्किंग वाले अब निशान 4 क्या हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है कि ये निशान क्या बताते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का लोगो, जैसा आप देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पर एक वर्चुअल रिंग बनाई हुई है, ये आपके काम की खबर है। और इसी रिंग के अंदर ही आपको सोने का कैरेट और शुद्धता का निशान भी नजर आएगा, जहां पर हमने वर्चुअली आपको दिखाने की कोशिश की है। हॉलमार्किंग सेंटर की पहचान भी इसी रिंग में ही आपको नजर आएगी। यानी रिंग से मेरा मतलब यह है, जो भी आप ज्वेलरी लेने के लिए जा रहे हैं, अगर आप चेन लेने जा रहे हैं, ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, या किसी भी तरह की बैंगल लेने जा रहे हैं, तो फिर आप ये समझें कि इस तरह से आपको हॉलमार्किंग अंदर मिलेगी और ज्वेलर का कोड अलग से नजर आएगा। फिर से आप जान लें, सोने का कैरेट और शुद्धता, BIS का लोगो, हॉलमार्किंग सेंटर की पहचान और ज्वेलर का कोड, ये 4 चीजें हॉलमार्किंग वाले जो 4 निशान होंगे वहां पर आपको मिल जाया करेगी। लेकिन अब आप ये जानें हॉलमार्किंग होती क्या है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। काम की खबर, हॉलमार्क आपके सोने की शुद्धता पर सरकारी गारंटी होता है। हॉलमार्क एकमात्र एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, यही हॉलमार्किंग देती है। हॉलमार्किंग में कोई प्रोडक्ट तय मापदंडों पर प्रमाणित होता है। BIS ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा रहे सोने की जांच करता है और सोने के सिक्के गहने पर हॉलमार्क और BIS का लोगो लगाना जरूरी है। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोने की प्योरिटी यानी शुद्धता की जांच की गई है या फिर नहीं। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि असली और नकली सोने की पहचान कैसे करें। जहां पर हॉलमार्किंग जरूरी हो गई है वहां पर कैसे आप ये जानें कि आपका जो सोना है वो असली है या फिर नकली। एक ऐप है, इस ऐप के जरिए ही आप पता कर सकते हैं कि सोना असली है या फिर नकली। ये ऐप किस तरह से काम करता है, ये ऐप आप किस तरह से फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के साथ अपने बिल को आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी। ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कभी भी सोने को पाया जाता है, जिसके चलते कई सालों से हमारी जो पीढ़ियां हैं वो सोने में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन फिलहाल सोने की जांच कैसे करें और आज कोरोना काल में आप कहां जाकर अपने सोने की जांच कर सकते हैं, बहुत बड़ा विषय है जो कि चिंताजनक माहौल है। लेकिन इसी बीच में आपके फिंगर टिप्स के जरिए अगर आपको आपके सोने की गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी की जानकारी मिल जाए तो इससे ज्यादा सहूलियत क्या हो सकती है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री विलासराव पासवान द्वारा एक नया ऐप 2020 में लॉन्च किया गया था जिसका नाम है BIS केयर। तो इस ऐप के जरिए सोने की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसके हॉलमार्क की सारी जानकारी फिंगर टिप्स पर मौजूद है। जी, आप क्या कैसे करता है ये भी आपको बता देते हैं कि देख पाएंगे आप
कि एक ऐप है जिसे कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर लाइसेंस की डिटेल्स भी है, वेरीफाई हॉलमार्क क्या होता है उसकी डिटेल्स हैं, साथ ही साथ अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैं दिखा दूं, अगर आप वेरीफाई हॉलमार्क पर जाते हैं तो आपको डिटेल्स भरनी होगी, क्योंकि जब आप कोई सोना खरीदते हैं तो उसकी रिसीट पे एक नंबर होता है, आपको वो डालना होगा। अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन पर भी अगर आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगी। ओटीपी के बाद आप सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद में फिलअप कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी कंप्लेन को इस ऐप पर रजिस्टर किया जाएगा, जिस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बता दें कि हमेशा से ही हमारे जो परिवार हैं, जो दादा या नानी हैं हमारे, जिस सोनार से सोना खरीदते आए हैं, हमें उस पर ही भरोसा होता है, इसलिए हम अपना सोनार भी बदलते नहीं, हमेशा उसी के पास से शादी ब्याह या तोहफों के लिए सोना खरीदते हैं और उसकी जांच भी हम दोबारा नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथों में भी खोटा सोना आ जाता है, तो इसकी जानकारी आप सिर्फ और सिर्फ इस ऐप पर अपने बिल के नंबर को डालकर पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कंप्लेन है तो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि ना सिर्फ सोना खरीदने वाले या उसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये फायदेजनक है, बल्कि ये दुकानदार व्यापारियों के लिए भी फायदेजनक है, क्योंकि वो अपना लाइसेंस और उसकी डिटेल्स इस ऐप पर रजिस्टर करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इस ऐप के जरिए जो ग्राहक हैं वो 14, 18 और 22 कैरेट का सोना खरीद पाएंगे, क्योंकि व्यापारी भी 14, 18 और 22 कैरेट का जो सोना है वो दर्शकों तक या फिर ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगे। यह है गोल्ड पर आपके काम की खबर, लेकिन आपके काम की खबर यह भी है, आपके लिए जानना जरूरी यह भी है कि कोरोना को लेकर के आपके प्रदेश में, आपके शहर में, आपके गांव की रिपोर्ट क्या है। अभी की बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 62,224 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,542 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 1,07,628 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए। देश में कोरोना से कुल 3,79,573 की मौत और देश में कोविड वैक्सीन की 26 करोड़ से अधिक खुराक अभी तक लगाई गई है, फर्स्ट और सेकेंड डोज मिलाकर के। तुरंत ही आपको मेडिको रिसर्च रूम में लेकर के चलते हैं, जहां पर भारत का कोरोना मीटर आप देखेंगे। देश में कुल इन्फेक्शस जो हैं अभी संक्रमितों की तादाद है 2,96,33,105। भारत में कोरोना से 3,79,573 की जान गई है। देश भर में इलाज के बाद 2,83,88,100 लोग ठीक हुए हैं। देश में बीते 24 घंटे में 62,224 नए केस सामने आए। भारत में कोरोना से 24 घंटे में 2,542 की मौत। 24 घंटे में इलाज के बाद 1,07,628 ठीक हुए और देश में रिकवरी रेट अब बढ़ करके 95.80% हो गया है। लेकिन आज का कोरोना ग्राफ राज्यों में क्या रहा, राज्यों में कितने केस, कितनी मौत। दिल्ली में 228 नए केस, 12 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,652 24 घंटे में नए केस, 1,458 की मौत। मुंबई में कोरोना के 161 नए केस, 14 की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 270 नए केस, 56 की मौत। आंध्रा में 5,741 नए केस, 53 की मौत। केरल में, दक्षिण भारत का रिपोर्ट कार्ड हम दिखा रहे हैं, 24 घंटे में केरल में 12,246 नए केस, 166 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 11,805 नए केस, 267 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 5,041 नए केस, 115 की मौत। पंजाब में कोरोना के 628 नए केस और 48 की मौत हुई है। यानी ये प्रदेश का कोरोना मीटर है। लेकिन ये जो मानसून है ना, मानसून भी आ गया है। लगभग 80% देश को मानसून भिगा चुका है। लेकिन मानसून में किस तरह से बीमारियां भी बढ़ने का खतरा है कोरोना के साथ साथ, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं आपको ख्याल रखना है। वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फ्लू, हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड, ये बीमारियां कोरोना के अलावा भी आपके शरीर पर अटैक कर रही हैं और इसलिए आपको बच करके रहना है, क्योंकि इनके जरिए फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ने लगा है। अगर आपको फंगस से बचना है तो आपको क्या क्या करना है और किस तरह की सावधानियां बरतनी है। खाना खाने के बाद गार्गल आप जरूर करें, गरारे जरूर करें। खाने को ढक करके रखें। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। ठंडी चीजों को आपको नहीं खाना है। एंटी फंगल जो माउथ स्प्रे रहता है, इसका भी इस्तेमाल करें। ऑयली यानी तेल वाला खाना खाने से बचें और टूथब्रश को हमेशा ही साफ करके रखें। देश के जाने माने 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर रजत अग्रवाल, HOD, स्कॉट फोर्टिस। इसके अलावा डॉक्टर आनंद चंदेलकर हैं, सिविल सर्जन, और पृथ्वी सांघवी, सीनियर कंसल्टेंट मानसून डिजीज। मानसून की इन बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना है, फंगल डिजीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, देखिए। आप सबने देखा ब्लैक फंगस का इंसिडेंस पिछले 2 महीनों में बहुत ज्यादा था। ब्लैक फंगस को हम लोग मेडिकल टर्म्स में म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। यह बीमारी यूजुअली नोज और साइनसेस
हमारे जो साइनसेस होते हैं इनको इन्वॉल्व करती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। यह ब्रेन में भी जाके इन्वॉल्व कर सकती है और इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस काफी सीरियस हो सकते हैं। आजकल ब्लैक इंसिडेंस और म्यूकोरमाइकोसिस का नंबर काफी पहले से कम हो गया है, लेकिन अब जैसे जैसे मानसून का सीजन आ रहा है, बारिशें बढ़ेंगी, वैसे ही संभावना है कि ब्लैक फंगस का इंसिडेंस भी बढ़ सकता है। मानसून का जो सीजन होता है ये कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा नमी होती है तो इस दरमियान फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फंगल जैसे हम लोग आजकल सुन ही रहे हैं और देख भी रहे हैं कि बहुत सारे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, इस प्रकार के जो केस हैं, तो ये सीजन बहुत ज़्यादा। जैसे ही बारिश शुरू हो गई है वैसे ही बारिश के लगती बीमारियां यानी कि मॉनसून रिलेटेड डिजीजेस भी शुरू हो गए हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस मुख्य है। हमें इन तीनों बीमारियों से बचने के थोड़े ही उपाय करने की ज़रूरत है। पहले तो हो सके तो बाहर का पानी मत पीजिएगा, पानी उबाल के पीजिएगा, खाना भी गर्म रखिएगा, और साथ में गमले में पानी रहने ना दीजिए। घर पे मॉस्किटो रिपेलेंट और मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करिए, और बारिश के गंदे पानी में बच्चों को खेलने के लिए जाने ना। तो कोरोना के बाद मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचें आप, ये हमने बताया, लेकिन 2 महीने के बाद आज से फिर ताजमहल खुल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना की वजह से बंद था ताजमहल, एक वक्त में 650 विजिटर को ही इजाजत है। कोविड नियमों के साथ ताज के दीदार आप कर सकते हैं। ताज के साथ ही यूपी में जितने भी स्मारक हैं उन्हें खोला जाएगा। दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल को 61 दिन बाद आज खोल दिया गया है। इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो 188 दिन के लिए ताज को बंद किया गया था। इस बार तो जब दोबारा सेकंड लहर आई उसमें लगभग 61 दिन बाद आज ताज को अनलॉक किया गया। देख सकते हैं जिस प्रकार से जो कोविड नियम है, कोविड नियमों के साथ साथ पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पर्यटक भी यहाँ आना शुरू हो गए हैं। केवल ऑनलाइन ही टिकट मिल पाएगी। पहले जब एंटर करेंगे तो आपका टेम्पर लिया जाएगा, टेम्पर लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। आपको दिखाना है कि पैरों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं ताजमहल में जाने के बाद आपको कोई भी चीज टच नहीं करनी है। जिस प्रकार से जो चीजें चल रही हैं, जो कोविड है उसको कोविड नियमों का पूरा पालन करना होगा, और जो पूरे नियम है उसको फॉलो करने के साथ ही आप अंदर जा। दिल्ली में कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा भी खुल गया है। के अंदर आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित तमाम धरोहर, तमाम म्यूजियम्स, तमाम साइट्स को लगभग 2 महीने के बाद आज से विजिटर्स के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के बाहर मौजूद हैं, जो आज से विजिटर्स के लिए खोल दिया है। एक तरफ आप देख सकते हैं जो टिकटिंग काउंटर है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी ऑफलाइन टिकटिंग का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टिकट्स का ही उपयोग किया जाएगा। दूसरी तरफ ये एंट्री जोन है, तमाम जो विजिटर्स हैं वो आज से आना शुरू हो गए। लगभग 2 महीने के बाद कुतुब मीनार को यहाँ पर खोला गया है। आप देख सकते हैं तमाम इंतजाम किए गए हैं कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए। मार्कर्स बनाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का। आज से पूरे देश भर में ऐतिहासिक स्मारक और मॉन्यूमेंट्स खुल जाएंगे, और इस समय मैं हुमायूं मकबरा के सामने खड़ा हूं और आपको बता दें कि आज से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो बारकोड है ये यहाँ पे लगाया गया है, जो कि पेटीएम से स्कैन होगा, और जो बुकिंग काउंटर है, मैनुअल बुकिंग काउंटर, वो बंद रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपको बता दें जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं वो ये है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। उसी के साथ जब एंट्री होगी तब एंट्री के टाइम थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि अनलॉक के बाद कौन कौन से ऐतिहासिक इमारत खुले हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए मॉनसून की दस्तक और दस्तक के साथ साथ कहां का क्या हाल है। मुंबई के कई इलाकों में आज भी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है। मुंबई समेत कई जिलों में 15 जून तक अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आज शाम 4:15 बजे के आसपास हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई से शिवानी की रिपोर्ट। मुंबई में
लगातार पिछले कई दिनों से तेज बारिश के चलते कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की स्थिति देखने को मिली। इसी बीच में लगातार मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाके जो हैं वो हाई टाइड की स्थिति में मौजूद है, जहां पर लोगों को समुद्री तटों पर ना आने की हिदायत दी गई है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जानकारी ये दी गई है कि 17 से 18 जून तक भी तेज बरसात होगी, साथ ही साथ हाई टाइड का खतरा बरकरार होगा। आज 4 बजे करीबन 4 मीटर से ऊपर की हाई टाइड की संभावनाएं हैं। फिलहाल हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मौजूद हैं, जहां पर अब बारिश की तस्वीरें देखकर जरूर समझ पाएंगे कि हवाओं का रुख काफी ज्यादा तेज है और तेज बरसात की आशंकाएं पूरी तरह से जारी है। बता दें कि लो टाइड जो एरियाज होते हैं, जैसे कि दादर है, हिंद माता है, लोअर परेल है, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां चंद मिनटों की बरसात में ही पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते बीएमसी ने नाला सफाई की तेजी भी काफी ज्यादा कर दी है। हालांकि अभी भी आप समुद्र की लहरों को देखकर गेटवे ऑफ इंडिया पे ये अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तेज हवा और पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते न सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया पर बल्कि मुंबई से जुड़े जितने भी समुद्री तट हैं उन्हें बंद रखा गया है। साधारण लोगों के लिए अनलॉक की स्थिति में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आते हैं। इसी बीच में अब लोगों को यही हिदायत दी गई है कि लो टाइड एरियाज में ना जाएं और समुद्री तटों पर तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बारिश का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते प्रशासन का यही कहना है कि जब तक ज़रूरी काम न हो तब तक वो घरों से बाहर न निकले। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज़ मुंबई। आपके काम की एक और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल कीमतों में आज भारी उछाल आ गया है। भोपाल में आज 105 रुपए प्रति लीटर हो गया पेट्रोल। 25 पैसे, डीजल 13 पैसे प्रति लीटर महंगा। 26 दिन में 6 रुपए 34 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल। 26 दिन में 6 रुपए 63 पैसे महंगा हो गया है डीजल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानना तो चाहेंगे ना कि 7 साल में तेल ने आपको कितना जलाया है। आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। 2014-15 पेट्रोल 66 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर, डीजल 50 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर। 2015-16 पेट्रोल 61 रुपए 41 पैसे, डीजल 46 रुपए 87 पैसे। 2016-17 पेट्रोल 64 रुपए 70 पैसे, डीजल 53 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर। 2017-18 पेट्रोल 69 रुपए 19 पैसे, डीजल लगभग 59 पैसे प्रति लीटर। 2 साल पहले 2018-19 पेट्रोल 78 रुपए के आसपास, डीजल 69 रुपए के आसपास। 2019-20 पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर, डीजल 60 रुपए प्रति लीटर। 2020-21 पेट्रोल 76 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल 66 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। और आज की तारीख में यानी 16 जून 2021 में पेट्रोल कई जगह पर 107 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है और डीजल भी 100 रुपए के पार चला गया है। लेकिन आपके शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है, अब आप ये भी जान लें। यानी बड़े शहरों में कीमत क्या है। दिल्ली में आप देखें, दिल्ली में पेट्रोल है 96 रुपए 66 पैसे, डीजल की कीमत है 87 रुपए 41 पैसे। वहीं मुंबई जब आप जाते हैं, आर्थिक राजधानी, पेट्रोल 102 के पार, डीजल लगभग 95 रुपए के आसपास। चेन्नई लगभग 98 रुपए पेट्रोल, डीजल 94 रुपए 4 पैसे। कोलकाता पेट्रोल 96 रुपए 58 पैसे, डीजल की कीमत 90 रुपए 25 पैसे। भोपाल पेट्रोल 104 रुपए 85 पैसे, डीजल 96 रुपए 5 पैसे। वहीं आप रांची यानी झारखंड की राजधानी में 92 रुपए 70 पैसे पेट्रोल, डीजल 92 रुपए 27 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल लगभग 100 रुपए के आसपास, डीजल 92 से 93 रुपए के आसपास। बिहार की राजधानी पटना में लगभग 99 रुपए पेट्रोल और डीजल 92 रुपए 72 पैसे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे